एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मेरे साहब काकुल एकेडमी में पासिंग आउट आज हमारे से चीफ आर्मी जी चीफ साहब ने बहुत अच्छा खिताब किया जी है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2019 में अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। जी इसमें कोई बिल्कुल शुबा सही नहीं है। बात, बिल्कुल हमारी एयरफोर्स ने उनके 2 जहाज़ मार गिराए और वो कुछ नहीं कर सके। हमारी नेवी ने उनकी सबमरीन को पकड़ लिया। ये इस आदमी ने पकड़ा जो आप नेवल जो चीफ बने नेवल हैं, चीफ हैं जी नियाजी साहब ने। जी इसको मैंने उस मुबारकबाद भी दी थी उस वक्त जिस वक्त उन्होंने फिर मुझे तोहफे में कैब भी भेजी थी। 4-5 कैब भेजी थी जो कि नेवी की उनकी पाकिस्तानी जी फ्लीट की। जी जी तो हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब मोहतरम नियाजी जो साहब को नियाजी साहब को। जी और वो हम उनको उनकी खिदमत को सराहते हैं। जी। एक हमारा जो अच्छा बड़ा बड़ा जो हीरो था वो हमारा आरिफुल्लाह आरिफुल्लाह हुसैनी था। हुसैनी साहब जी उसने पकड़ी थी पहले। जी जी। तो उस बेचारे गरीब को तो ये हो गया कि वो बेचारा अब्बासी जब अब आया तो अब्बासी वज़ीर आज़म बन गया। उसकी किस्मत की ये खराबी थी कि हालांकि वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब वगैरह शायद खान कब्बानी से उनके कज़िन थे, उन्होंने जफ़र उसको बना महमूद दिया अब्बासी साहब जी। और आरिफुल्लाह हुसैनी को आपने छोड़ दिया। अब लेकिन नियाजी साहब आए तो नियाजी साहब ने बताया लेकिन नहीं ये अपने मेरिट पे बने हैं क्योंकि जी ये उसने अब्दोज पकड़ी थी 4 जी मार्च जी 2019 को। तो हमारे चीफ ने आज ये कहा है कि पाकिस्तानी कौम ने हमेशा चैलेंज को कामयाबियों में तब्दील किया। फरवरी 2019 में अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फ़ौज काबिल फ़ख्र कौम की खूबसूरत और हकीकी अक्कास है। बहुत खूबसूरत जुमले इस्तेमाल किए हैं। जी पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल और चैलेंज में आपको शाना बशाना मिलेगी। आपको जवानी का बड़ा हिस्सा आप वो खिताब कर रहे हैं काकुल के जो जो नए परेड में पास कैडेट्स हुए जी हैं, कैडेट जी पास हुए हैं। आपको जवानी का बड़ा हिस्सा मुल्क की मुस्तकबिल की आबियारी में मुख्तस करना पड़ेगा। फ़राइज़ की बजावरी और गैर जनाबदारी आपका हदफ होना चाहिए। हमने अमन के लिए भारी कीमत अदा की है। अमन कायम रखने के लिए लहू से इसकी हिफाजत यकीनी बनाएं। अब जी उन्होंने पैगाम भी ये दे दिया है कि वो कि शहादत देनी अपने पड़ती लहू है को बिल्कुल से देने से गुरेज न करें लेकिन जी। अमन को कायम रखें। आप और अमन ये कायम होगा तो हम तरक्की कर और सकेंगे। हमारे फौज के जवान हम मुसलसल उनको सलूट शहादत पेश दे रहे करते हैं। हैं अब जी इस नौजवान जो मिलिट्री अकेडमी से जो बच्चे हमारे पास हुए हैं उनको हम सलूट पेश करते हैं जी कि हमारे नौजवान हैं, मुस्तकबिल के हमारे हीरोज़ हैं, हमारे ये हमारे शहीद हैं, हमारे गाजी हैं। बिल्कुल। ठीक अच्छा हो गया। अब आ जाए ज़रा, आप जरदारी साहब की बात कर रहे थे ना, सिंध सरकार के कारनामे देख लें। देखिए हमने मीरपुर खास के गांव अज़ीज़ डूबे कराम, हुए। हमने आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने आपको दादू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी थी। दादू हमारे दिल में बहुत जगह रखता है। लेकिन मीरपुर खास में हमारे से पता लगा कि मीरपुर खास में अब इतना जुल्म हो रहा है कि वहाँ पर करीब करीब कुछ 200 गांव जो हैं वो पानी के अंदर इस वक्त डूबे हुए हैं। सैलाबी पानी से मीरपुर खास के गाँव सिकरिया और सिरजी, दयालगढ़, जलालाबाद और मुतअद्दिद गाँव मुतासिर हैं। एक अब सैलाब हमारे मुतासिर सैलाब मुतासिर हैं गुलजार अहमद साहब मीरपुर गुलजार खास साहब से लाइन पर हैं जी, वो टेलीफोन लाइन पर हैं। बहुत सारे गांव पानी में डूबे हुए हैं, उसकी तफसीलात भी बताएं। जी। गुलजार अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। शाम सर, वक्त शाम, बड़ी मेहरबानी सर। अच्छा जी फरमाइए गुलजार साहब, कितने गाँव पानी में डूबे हुए हैं, कितने लोग मुतासिर हैं? काफी गांव अलग जो करना है चाहिए ना। डूबे हुए हैं पानी में। बस सर आदमियों ने पानी रोका हुआ, जो सरकारी रास्ते हैं पानी के वो पानी रुका हुआ। दयालगढ़, दुबुर्जी, बोदेवाल, सिकरियारी, बुड्ढाकोट, ये काफी गांव जो है पानी की 8-8, 9-9 फुट पानी खड़ा है सर। अच्छा ये बताइए कि आप वो जो 62 लोग कौन है? हाँ जी सर बासर लोग तो उनका नाम तो अभी गवर्नमेंट ये डीसी वगैरह जानते हैं। बासर अहमद मतलब बड़े लोग ओ हैं। भाई आप बताओ, और हिम्मत करो, अल्लाह से डरो, इनसे मत डरो, 62 लोगों से। बासर लोग सर, ये मीर मनवर वाले और छोटे छोटे मीर हैं। मीर मनवर वाले बहुत अच्छे आदमी, पर उनको मिसगाइड किया जा रहा है। मीर मुनव्वर तालपुर की बात कर रहे हैं आप? जी जी, मीर मनवर की बात कर रहा हूँ। वो मिसगाइड हो रहे हैं, नीचे पानी रुका तो हुआ मीर है। मुनव्वर क्या कर रहा है? आपका पानी निकलने नहीं दे रहा? नहीं, पानी नहीं निकलने दे रहे हैं, बोले अच्छा जी, आगे हम बड़ी अभी फसलें कह डूब रहे रही हैं हैं। आपके यहाँ के जो रेंजर्स है और वहाँ का डीसी है, उनसे कह रहे हैं कि ये पानी निकालें आप इनको। सर पाक फौज गई है वहाँ, उन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत उनको हम खराजे दिए आए हैं और इनकी वजह से पानी निकल रहा है, निकल भी रहा है।
और अभी तक पानी डूबे हुए हैं, गोठ अभी तक डूबे हुए हैं, दयालगढ़ डूबा भाई हुआ तो है। अभी आप बुढ़ाकोट फौज डूबा आ गई है तो उनसे कौन है, वो तो निकाल देंगे पानी 1 मिनट के अंदर, मीर वीर की सर, किसी की बहुत परवाह नहीं कोशिश करेंगे। करें उनकी, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये जो हमारे मीर साहब हैं, बड़े बहुत अच्छे आदमी हैं, पर उनको मिसगाइड किया जा रहा भाई है। आप फिर अच्छा आदमी कैसे हो सकता है अगर मिसगाइड हो जाए वो आदमी जो अपने सच्चाई के अंदर। सर बस अब क्या करें, इनकी मजबूरियां भी होती हैं। भाई आप लोग हैं, आप सच बात करें, डरे मत। कौन सी फसल को नुकसान पहुंच चुका है बताइए। सर फुटी टोटल तबाह हो चुकी है सर, फुटी टोटल तबाह। मिर्ची देखो total एक तबाह हो बात चुकी है, सुनो प्याज। ओ भाई मिस्टर गुलजार, देखो जी, जी। कभी नहीं डरना चाहिए। तुम डरते अल्लाह के हैं। बंदे हो, मैं हकीकत- अल्लाह ने ये जो- आपकी, देखो एक बात सुन समझो, जी, जी। और लीडर बनो वहाँ के तमाम इलाके के। हम आपसे ये सर, कहते हैं कि देखो आप सच्चाई के लिए खड़ा होना ये अल्लाह का हुक्म है, और सर, आप आपके सच्चाई पास के लिए बेहतरीन खड़े हैं, मिसाल ये है कि सच्चाई के लिए रसूल का खड़े हैं। नवासे ने शहादत दी है सच्चाई के जी, लिए, जी। तो आप इनसे मत डरे। सर मेरी बात सुने, इनकी मैं फसलें सुन सच लें बात जरा करता हूँ। ये जो हमारे बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पर इनको गवर्नमेंट के जो ऑफिसर शाही है, ये भाई मिसगाइड आप कर फिर रही वो है। मैं कहता हूँ कैसे अच्छे हो सकते हैं जब वो आपके साथ में जुल्म कर रहे हैं, तो अच्छे कैसे हो सकते हैं। सर ये मिसगाइड हो रहे हैं ना, ये अगर इनको ग्राउंड की वैल्यू है, ये मिसगाइड हो और जाते हैं। आपसे बड़े मिलते लोग हैं होते वो, ना, अमीर। आपसे मिलते हैं, सर आप ये हमारा पैगाम आपकी पहुंचाएं, सुनवाई करते हैं, misguide हुए हैं। आपकी बात की सुनवाई करते हैं। जी तो फिर किस बात की बात फिर शिकायत हो सकती है आपकी। ना वो आपकी सुनते हैं, ना आपकी सुनवाई करते हैं, ना आपकी मदद करते हैं, तो कैसे अच्छे लोग हो गए। मुनव्वर कैसे अच्छा हो गया। मेरे दोस्त का छोटा भाई है, मुझे तो मालूम है। अल्लाह ने हमारे पर ये बंदे जो है, हमारे बड़ों की इज्जत करना जानते हैं। हम सिंध का पानी पीते आपका हैं, उनकी मसला इज्जत ये करते हैं। है कि आप लोगों में तप्पड़ नहीं है जो आप सच्ची बात कर सको। है। इनके नुकसान तो बूझ लें सर, फसलों हमारे- के। आप नुकसान बताइए, आपका क्या नुकसान हुआ है बताइए। सर हमारे गांव गिर गया, हमारे घर गिर गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। सारे लोग आज एक फसल तो गई है, दूसरी फसल हम काश्त नहीं कर सकते। आप गंदम के फसल का टाइम जा रहा है। साहब ये पानी निकाल के आप दें, आप एक्टिंग डीसी हैं, लेकिन इसके बावजूद आप निकालें, वरना ये फिर हम ये बात को बार बार उठाएंगे, और आपकी जो है जो आपकी जो फाइल है उस पर रेड निशान लग जाएगा। जी जी, ये 50-100 गांव हैं सर, छोटे छोटे गांव हैं, सारे डूबे हैं। गंदम की फसल काश्त नहीं होगी, गंदम की फसल काश्त नहीं हो सकी अगर इन्होंने पानी नहीं निकाला। अच्छा हमारा टीवी का आदमी आएगा तो उसको फिर आप उसको आप दिखाएंगे सारी जगह। सर पूरा दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे। चलिए ठीक है, हम आपकी भरपूर हिमायत करते हैं, और आप चीफ ऑफ आर्मी साहब से कहते हैं कि वो आपकी मदद करे और फौज को हुक्म दे कि वहाँ से पानी निकाले और आपको रिलीफ दे। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। हमने आपसे कहा कि ये लोग हुक्मरानी काबिल नहीं है, ये सिर्फ लूट मार करते हैं, लूट ये मार करने अच्छा मजे की न बात सिंधियों है। को बख्शते हैं, न जी। पंजाबियों को बख्शते हैं, न महाजिरों को बख्शते हैं, न पठानों को बख्शते हैं, न पंजाबियों को बख्शते हैं, किसी को नहीं बख्शते। ये लोग जो गुलजार जैसे लोग जो हैं, ये सिंध को आबाद करने के लिए जब ये बनी थी आपकी सक्कर कैनाल में जब बनी थी, सक्कर बैराज जब बनी थी, तो उस वक्त इनको पंजाबियों को लाके बसाया था, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते थे, नालायक लोग थे, यहाँ पर मेहनती लोग नहीं थे ये लोग। तो फिर इन्होंने पंजाबियों ने आकर इसको सिंध को जो है वो मेहनत करने में बहुत आगे हैं। सर सब जो शादाब किया। जी अब इनको आज तक ये लोग सिंधी नहीं मानते, हालांकि सिंधी में इन्होंने एमए पास किया है। जी अच्छा, वो वोटर भी ये पीपल्स पार्टी अभी के ये हैं। मसला खड़ा हो गया है ना कि ये अब उर्दू स्पीकिंग आए उनको भी सिंधी नहीं मानते, वजीर आला नहीं बनने देते। अब हम बताते हैं कि हम वजीर आला कैसे बनते हैं आपको, और हम सारे सिंधियों से यकीन आपको वादा करते हैं कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, इनसे जान छुड़ाएंगे तुम्हारे जो लोग तुम्हें लूटते हैं। सिंधी होकर तुमसे सिंधी क्या है, ये तो बलोच है। ये कहाँ के सिंधी है। जो असद सिंधी है उसको भी ये लोग जुल्म करते हैं उनके साथ में। जी अच्छा, वो जो आप वज़ीर आला की बात कर रहे हैं ना, अभी 3 करोड़ अगर कराची की आबादी को सही तरह गिना जाए ईमानदारी से, हाँ तो वो 3 करोड़ की आबादी की सीट बना लें आप भाई। जरा। आपका किसकी जिम्मेदारी थी, मेरी थी या एमक्यूएम की थी? नहीं, मेरे साथ माजर के साथ उसमें देखें इदारे भी शामिल थे मर्दमशुमारी में, लेकिन नहीं उन्होंने भी आप कोई तो भाई, तो हकायक नहीं बयान किए। सवाल ये था कि तुम तो सबसे ज़्यादा बेदार लोग हो ना, जो कि अमेरिका जो कि इंडिया के हिंदुओं से भी लड़े हो, अंग्रेज़ों से भी लड़े हो, फिर बना के पाकिस्तान आए हो। तुम तो ये क्लेम करते हो ना अपने आप उन्होंने को। तो डुबो दिया ना नहीं तो हमारा फिर निज़ाम अब सारा। सवाल ये है कि जब ऐसे लोगों को जो कि गद्दार हों उनको आप अपना लीडर बनाओगे तो आप निक्कू हो जाओगे ना।
दागदार हो जाएगा आपका दामन, जी आपके अंदर वो ईमान नहीं रहेगा। जब आप ऐसे एमक्यू जैसे लोगों के साथ आपका साथ दोगे तो फिर इसके बाद में आप क्या समझते हो कि फिर अल्लाह ताला आप पर रहम करेगा? तो आपके पास ऐसे जालिम लोग साबित मुसलत कर देगा जो इस वक्त हो रहे हैं आपके ऊपर। ये पता नहीं कब तक ये लोग ना मुसल्लत आपकी रहेंगे। इज्जत महफूज है, ना आपका घर महफूज है, ना आपके पास कोई मुलाजमत है, सारे के सारे, ना आपके पास ओहदा है, सब कुछ चीज़ें छीन ली इन लोगों ने। अब इसके बाद में अगर हम आपसे कहेंगे कि भाई आप इनके मुकाबले में खड़े हो, तो अभी हम नहीं कह सकते, इसलिए कि हमें मालूम है कि दुश्मन हमारे सर पे बैठा है। जी तो हम इस वक्त उसका इंतजार कर रहे हैं कि जब ये मामला ठीक हो जाए तो फिर आपसे हमने देखते हैं कि कैसे आप यहाँ पे बैठते हो। जी 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 हाँ। बिल्कुल ठीक है। वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का। जी, नाज़रीन आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मेरे साहब नवाज शरीफ साहब की आप बात कर रहे थे, तो अब जैसे साहब अब ये है कि मोपोजिशन ने जो तहरीक बनाई है उसमें मसला ये खड़ा हो गया है कि सबसे ज़्यादा जो एम्बिशस आदमी है, वज़ारत उज़्मा का दावेदार है, वो है मौलाना फजल रहमान। अब आपने देख लिया है कि जिस अंदाज से हमारे सिराज तेली ने ये बात कही और हम उसकी तायद करते हैं, उसने अपने आप पसपाई इख्तियार की है बेचारे, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, लेकिन हम तो बिजनेसमैन नहीं हैं। हम पसपाई इख्तियार नहीं करते। हम सिराज तेली की आवाज़ को उठाते हैं और हम ये कहते हैं कि सिराज तेली ने जो कुछ भी कहा वो दुरुस्त कहा। और उस हवाले से हमें ये जो तरीक़ाकार है हमारे इस्टेब्लिशमेंट का, उसको बदलना चाहिए। और हमने आपसे एक दफ़ा पहले भी अपने इस्टेब्लिशमेंट से ये बात कही थी कि आप जो है वो सच और हक़ की बात करें। और अगर ये सच और हक़ की बात जो है जब आप करेंगे, अच्छे लोगों को आगे लाएंगे, तो फिर ये किसी की बात समझ में नहीं आएगी। ये दौर आ गया है कि आपको याद होगा कि जब अय्यूब का दौर था, तो उस वक्त ये सारे जो हमारे ब्यूरोक्रेट थे वो ये कहते थे कि सारे हॉक्स हैं, ये किसी का कहना नहीं मानते थे और अपने मुल्क की काम करते थे। अब इस वक्त आपने सारे हॉक्स को आपने गिदड़ बनाया हुआ है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट में जो आदमी बैठे हुए हैं, मैं उनको इतना दानिशमंद नहीं समझता, इल्ला इसके कि वो साबित करें। और जो जिस अंदाज से वो जो काम करते हैं कि जैसे अब अल्ताफ़ हुसैन को मैंने जो बात 1988 में अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बता दी थी, तो उसका दूसरा भी हल था। मिसाल के तौर पर आपका ISI का चीफ था, बहुत ज़्यादा दानिश्वर आदमी था, मेरा अजीज़ दोस्त था जनरल हमीद गुल। उस बेचारे को ये नहीं पता था कि मुझे कहने लगे, जब मैंने उससे कहा कि आप इसको अल्ताफ़ हुसैन को से जान छुड़ाओ, तो मुझे कहने लगा कि वो हम ये ब्लॉक कर देगा। तो मैंने कहा रास्ता ब्लॉक कर देगा? कहाँ से ब्लॉक कर देगा? कहने लगा ये सारा जो हमारा ट्रैफिक आता है, सारी जो हमारा सामान आता है, पूरी सप्लाई लाइन जो है हमारी खाने पीने की, वो जो यहाँ से कराची से गुज़र कर अब फिर जो पेशावर तक जाती है और आगे तक जाती है, वो सारी की सारी लियाकताबाद से गुज़रती है। तो फिर मैंने कहा तुम्हें फिर इस्तीफ़ा देना चाहिए DGI के तौर पर। और यही बात मैं DGI को कह रहा हूँ कि आपको बहुत सी बातें पता नहीं है कराची के बारे में, सिंध के बारे में, और आपको बहुत सोच समझ कर किसी से मशवरा करना चाहिए। बहुत आपके बारे में सुना है कि आप बहुत दानिश्वर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप इतने दानिश्वर हैं कि जो जिस तरह का निज़ाम, जिस तरह की आप बना रहे हैं, वो आपको दानिशमंदी का इज़हार नहीं होता उससे। तो मैंने उससे कहा कि आपको अगर लियाकताबाद से डर है तो मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बता देता हूँ। तो मैंने कहा कि तुम्हें तुम्हें अफ़गानिस्तान का ज़्यादा पता है, कराची का तुम्हें नहीं पता है। जी। फिर मैंने उससे कहा कि उसने कहा था आप बताइए क्या होगा। मैंने कहा जी आप जो है वहाँ से निकाल दें, कुरंगी से निकाल दें। फिर उन्होंने ये आफाक अहमद साहब जो हैं, जो आज के पाटे खां बने हुए हैं, इस आफाक अहमद को वहाँ बिठाया, इन्होंने खुली छुट्टी दी कि लूट मार करो, और वहाँ पर जो है MQM के ख़िलाफ़ जो है अपने आप को मुजत्तबंदी करो। अब ये मेरे एहसान को नहीं मानते हैं। इतना ये आमिर मानता है कि जब मैं कह रहा हूँ कि गठरी की तरह से बैठे हुए थे, जब मैंने चीफ ऑफ आर्मी साहब की मदद को कहा, इनकी मदद को कहा, आफाक की मदद को कहा, जी 2 दफ़ा इनकी मदद की है। ये खुद मैंने इनको हया नहीं है किसी को भी। जी। अच्छा जी अफजल साहब एक मिनट रुके। फिर अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने उनको रास्ता बताया कि आप ईस्ट से जाएँ और पीछे निकल जाएँ, वहाँ पर पूरा आपका सेंट्रल को आपको बाईपास करके चले जाएंगे। तो उन्होंने किया। तो अब ऐसी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने 30 साल दिए उन्हें। मैंने 88 में आपसे कहा था कि गद्दार है अल्ताफ़ हुसैन, जो बात आपने 2016 में समझी। 16 साल वो हुए, 12 साल वो, कितने वो साल में 28 साल बाद में आपके समझ में बात आई ये बात।
जब नुसरत मिर्ज़ा हल्फ उठा रहा है, आपके पास जा कह रहा है कि ये गद्दार है, या मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं माने। अब भी क्या कह रहा हूँ तो अब भी नहीं मानते हैं, अब भी अपने आप को अकल कुल समझते हैं। अपनी इनकी जो डंडा होता है फौज के जनरल के पास हाथ में, उसमें सारी अकल होती है, वो अच्छा। सबसे बड़ा अकल समझते हैं अपने आप को। अच्छा, अभी क्या करें? अभी तो मुश्किल उनके लिए ये है कि वो एक लाए थे एक सेटअप, वो समझ रहे थे कुछ परफॉर्म करेंगे, भाई अच्छा तो होगा, जैन साहब, लेकिन वो तो उन्होंने और जो- बुरा हाल है। नहीं, बात ये नहीं थी, और ख़राब कर दिया आपने मुल्क को बखेरने का इंतज़ाम कर दिया। आप देखिए, जो आदमी डिलीवर नहीं कर पा रहा है, जो बातें मैंने 3 बातें कही हैं, वो जिसमें अगर वो सादिक है तो फिर तो चलो साथ दे सकते हैं, लेकिन फिर वो टीम भी तो बदली करे ना, कि आपने दिखाए। अब ये वोरा को बैठा रखा, क्या नाम है उसका, अली जैदी, फैसल वाडा को बैठा रखा है, तो वाडा बैठने के काबिल, वजीर बनने के काबिल है। तो अभी हालात में तो ऐसे देखिए लोग हैं। नहीं जैन, नहीं देखिए जैन, फवाद चौधरी वजीर बनने के काबिल है। वो थोड़ा सी संजीदगी आई है वैसे, वो जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जाके नहीं, साइंस थोड़ी सी नहीं, संजीदगी नहीं, आई है। उसको फौज ने 1-2 दफ़ा उसको तंज किया ना उसके ऊपर, तो उसको समझ आई कि दुनिया उसको मॉनिटर कर रही होती है, तो वजीर बन के दिखा। तो अभी वो थोड़ी सी बातें अच्छी करने लग गया है। तो चलो, अगर ये बात है तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये शेख रशीद साहब का समझ नहीं आता, वो शेख वजीर रशीद, रेलवे देखिए ना, आप हैं बात या ये है वजीर कि दाखिला शेख है। रशीद उनका दोस्ताद बना हुआ, दाखिला में वो बोलता है, थ्रेड कर रहे हैं वो अपोजिशन को। डिफेक्टो वजीर आज़म है, बोलने वाला वजीर आज़म वो है, जो बातें वो करता है। आप ऐसा मालूम होता है कि जैसे मैंने पूरे वजीर आज़म साहब बोल रहे हैं, जो हर फैसले वही करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये बात बता रहा हूँ। अबे तुम्हें जब तो अभी तू एक दफ़ा गया था जेल में, अभी दूसरी दफ़ा तू जाएगा, तुझे पता लगेगा। मेरे साहब मसला ये है कि वो जिन इदारों की तर्जुमानी कर रहे होते हैं ना, उनको चाहिए कि उनको थोड़ा सा रोक टोक पैदा करें उनके लिए। भाई वो भी अदारों का छोड़ मसला देते हैं। ये है कि अदारे बहुत से मामलात में इसलिए नहीं बोलते हैं कि ये अदारे बहुत संजीदा काम में फंसे हुए हैं, लेकिन ये ऐसा ही का काम है ना, उसको शटअप कॉल देते हैं, भाई अपनी हैसियत में रहो, तुम्हारी क्या हैसियत है, बस। अच्छा, आप सीधी बात करो जी। अच्छा, वो जो एक पीपल्स पार्टी क्या इस्तीफा देने की मूड में है? नहीं, कभी नून नहीं लीग देगी, तो है। क्योंकि उनको भाई लूट मार का उनके पास पूरा सीन पड़ा हुआ है, लूट मार करते हैं रोज़ाना। आपके देखिए, रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए कमाते हैं, और आईएसआई देख रही है, फौज भी देख रही है, बनने दे रहे हैं। अब या तो इनका किसी न किसी का हिस्सा इसके अंदर है, जो इनका हिस्सेदार बने हुए हैं उनको लूटने देते हैं। भाई मुझे समझ में नहीं आता है कि जब आप एक राख को एक ढेर का बना देते हो, फिर इसके बाद में एक्शन लेते हो, क्या फ़ायदा उस एक्शन का? फिर वो भी पैसे- अधूरा लेते हो। अच्छा, अभी एक पूरी मिसाल तरह है। एक्शन नहीं लेते हो। देखें, वो हालांकि मखदूम खानदान के फर्जंद को पकड़ा गया, उन्होंने करप्शन की और फिर प्ली बार्गेन करके ये आसान कुछ है, पैसे जो दे दिए। समझदार लोग हैं वो आसानी ये तो काम भी ये करेंगे। ये एक नया तरीका है जो नहीं है नया तरीका, तो वो ये कहते हैं ना कि साहब आप किस तरह साबित करेंगे अच्छा जो पैसे आ जाए। तो अब मसला ये है कि आप ये काम भी आसान है कि भाई आदमी बेईमानी करे, आप तकवीत दे रहे हैं ना बेईमानी को, कि आप करें 10 अरब की करके 1 रुपये 2 अरब दे दें, ये रजिस्टर्ड कर दिया ना आपने कहा बट ठीक है, आप आज छूट जाएं इस तरह। तो अच्छा, तो गलत तरीका है। आप आज- आपको सफाया करना चाहिए इन लोगों का, ताकि मुल्क साफ हो और मुल्क फिर सही तरह से चल सके। जी। और फिर भी देख लें कि आपके जो एस्टेब्लिशमेंट है वो देख लें, आपके सफ़ों में कितने ईमानदार लोग मौजूद हैं। अच्छा, ये शेख रशीद साहब ने जो अभी एक धमकी सी दी है कि दहशतगर्दी का खदशा भी हो सकता है, जलसों में कोरोना फैल सकता है। नहीं, वो तो बात ठीक कह रहा है, उसमें तो गलत बात नहीं कर रहा ना भाई, दहशतगर्दी का तो खतरा है ना। नहीं तो फिर तो जिम्मेदारी भी तो है ना किसी की नहीं, उसको जिम्मेदारी रोकने की। नहीं, क्यों है जिम्मेदारी? देखिए, बात ये है कि आपको बता दिया गया जल्द से नहीं करो, जल्द से ये नहीं करो कि दुश्मन जो, तो देखिए आपको अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि, और हमारी फ़ौज का और हमारे रेंजर्स का, हमारी पुलिस का, कि देखिए चहलम से खैरियत से गुजरा, हमारा आशूरा खैरियत से गुजरा, और कई मेरे ख्याल में एक अशरा हो गया है जब से कोई खैरियत हमारी गुजरी। तो ये एक अच्छा हुआ है कि हमने कंट्रोल कर लिया है। तो अब इसके अलावा अब दुश्मन के पास कोई चाराकार नहीं, बेबस नज़र आता है कि वो क्या करे, तो वो लसानियत को फ़रोग दे रहा है। अब इन्होंने ये किया है, पीपल पार्टी ने ये किया कि सारे सिंधी ला के यहाँ पर सारे डीसी बना दिए हैं, सारे मैंने जो कमिश्नर बना दिए हैं, हर आदमी जो है यहाँ पर बैठा दिया है आपका सिंधी। तो इससे नुकसान ये होगा कि फिर आपके खिलाफ एक बगावत खड़ी होगी और आप उसको संभाल नहीं सकेंगे। ये कभी ऐसा हुआ है जो तुम लोग कर रहे हो? तुम तो एक जुल्म कर रहे हो, या फिर कहोगे साहब हमारे साथ में वो कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी उनका, आईजी उनका, डीआईजी सारे उनके लगे हुए हैं, सारे एसपी उनके लगे हुए हैं, कमाने में लगे हुए हैं, सारे एसएचओ उनके लगा दिए, सारे अंदरूनी से ला के लगा दिए। अच्छा, अंदरूनी भाई कब तक ये काम चलेगा? तुम इस तरह से मुल्क में बगावत को फ़रोग दे रहे हो इनडायरेक्टली, और ये एस्टेब्लिशमेंट उसको बर्दाश्त कर रही है, कह रही है कि साहब हम इससे
एमक्यूएम को इससे तकवीत पहुंचेगी, आपको जो भी अलहदगी पसंद तबके हैं उनको तकवीत पहुंचेगी और बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको किस तरह समझाएं? एक कोई आदमी, आपको एक फ़लसफ़ा नहीं जानते, आप पढ़ा नहीं आपने, फिर डॉक्टर ज़िवागो को नहीं पढ़ा आपने कोई किताबें तो पढ़ो जो आपको पता लगे कि क्या होता है। फिर जब उस वक्त इस किस्म की अफरा तफरी होती है तो क्या होता है, तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो फिर उनकी लाशें जेल में उसमें सड़कों पर पड़ी होती है। तो अब कहाँ समझा जी जैन साहब जी आपकी बात को अब बस अब इस मौजू को वाइंड अप करें, 30 सेकंड रह गया है, ब्रेक पे जाना है। ये देखें इमरान खान साहब, सादिक और अमीन, नहीं जैन साहब वो एक फैसला आया था अभी वो नहीं उसके बारे में, लेकिन मेरे साहब जहांगीर तरीन बराबर में जब चोरी करके चला जाए नहीं, जहांगीर और तरीन का मजीद आप चोरियां देखिए, हो आप मुझे देखिए, तो फिर कैसे जुल्म सादिक और ये अमीन है, जिस चीज़ में इसने हाथ डाला वो महंगाई हो अभी महंगाई एक हफ्ते की एक वो मांगा है आपने शुगर हुआ अब 110 रुपए से ज़्यादा बिक रही है। 70 रुपए किलो आटा, ये देखिए, मतलब आप कोई बताइए ये हालत आपकी हो 240 गई रुपए जो- लीटर कुकिंग ऑयल, देखिए 60 रुपए किलो आलू, तो अब मैं ये कह रहा 100 हूँ रुपए कि किलो आपने प्याज। जुल्म की ये इंतहा कर मतलब दी कोई है। निज़ाम है, ज़रूरी मुल्क है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ बदनज़मी है जी हाँ, और काम नहीं आता है। अच्छा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुझे, जी के लिए मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। सबसे पहले आज अमेरिका की बात करनी है। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जैनल आबिद साहब। देखिए कल हमें करनी थी लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है तो आज रियासत मिशिगन के में एक बड़ी बगावत पकड़ी गई है और उस बगावत के अंदर जो है जो सफ़ेद फार्म जो नस्ल परस्त लोग हैं वो उसमें से तेरह उसमें से गिरफ़्तार हुए हैं। वो मिशिगन का जो गवर्नर है वो काला है जी, उस काले को मारना चाहते थे और बहुत से लोगों को वहाँ गिरफ़्तार करना चाहते थे। वो एक बगावत थी पूरी की पूरी जो कि और हम तुम्हें एक बात याद नाज़रीन कराम, आपको ये बात इल्म में होगा कि अमेरिका के अंदर लाइसेंस का मसला नहीं है। आप बाज़ार में जाएं और आप में जो अच्छी से अच्छी गन है वो ख़रीद लें। अब इस वक्त दुकानें खाली हैं और लोगों ने इतना असला ख़रीदा है कि ये लोग आपस में खामखा गाली अपनी गोलियां चलाएंगे और एक दूसरे को मारेंगे। तो मैं आप ये यकीन मान लें कि ये इट इज़ ए बिगनिंग, सिविल वार की बिगनिंग है ये, और सिविल वार का ये एक किस्म का सिग्नल है कि मिल गया है कि अमेरिका सिविल वार के राजधानी पर जा रहा, जिसके ऊपर निशानदेही करते हुए ये खातून गवर्नर हैं सियाफाम। हाँ सैफा खान तो गवर्नर हैं वो उसमें, लेकिन उसको मारना चाहते थे ना वो जी, उसको मारना चाहते थे और बहुत सारे लोगों को मारना चाहते थे। पूरी बगावत थी ये सफ़ेद फार्म जो जितने सारे पकड़े गए हैं 13 के 13 सफ़ेद फार्म है और रेसिस्ट हैं ये, जी, यानी नस्ल परस्त हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पर कोई सफ़ेद फार्म ना रहे और सिर्फ गोरों की हुकूमत हो, कोई सियाफाम ना रहे। हाँ जी हाँ। तो अब इसमें गवर्नर से अहम शख्सियात को अगवा करके मिशिगन की हुकूमत खात्मे की साजिश को तजिया निगार सदर ट्रम्प के गैर जमहूरी रवैये का शासना करार देते हैं। बल्कि मैं उससे आगे चढ़ के बात करता हूँ कि ये ट्रम्प ने करवाया है। दूसरी बात यह है कि ट्रम्प को वहाँ पर मशहूर हो गया है कि ट्रम्प के कोरोना इन चीफ, कोरोना का जो के बारे में जो अंदाज से उसने बयानात दिए कि साहब आप रेसोचिन खा लें, मलेरिया की दवा खा लें, आप ठीक हो जाएंगे, और जिस तरह की बातें की हैं तो उसका नाम अमेरिका में पड़ गया है कोरोना इन चीफ। तो उन्होंने कहा है कि कोरोना इन चीफ ट्रम्प ने अमेरिका की सियासी समाजी हमआहंगी को पारा पारा कर दिया। ये जो बाइडन ने कहा है जिसके खिलाफ सिविल वार लड़ी गई और पहले जब हुआ है, जब भी कभी वाक़या हुआ है, जब अब्राहम लिंकन से पहले तो जो खिलाफ सिविल वार लड़ी और 50,000 इंसानी जानें कुर्बान की गई। तो जो बाइडन जो कि इनके सदारती उम्मीदवार वो कहते हैं आवाम और हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई को तअस्सुब वाला जंग के तौर पर समझते हैं। वो ये कहते हैं कि लाजवाल हकीकत है कि एक तकसीम शुदा घर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता।
जब हम लड़ने का फ़ैसला कर सकते हैं तो बाहम मिलने का फ़ैसला क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये आपके यहाँ होगा इसलिए नहीं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, उसने आपको बहुत मौका दिया और आपने पूरे दुनिया के अंदर अपनी अमेरिका की जो तबाही बर्बादी अमेरिका ने जो तबाही बर्बादी दुनिया भर में की है, उसका आपको शाखसाना कुदरती निज़ाम है, उसमें कोई आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको आपको उस शाखसाने को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस लिहाज से कि आपका मुल्क को तबाह होना है। और तबाही की वजह यह है कि आप जुल्म व सितम के, और अब जैसे बाज़ औक़ात हम आपको कई मिसालें देना चाहते हैं कि एक वक्त ये आया कि कससुल अंबिया में ये बात है कि जब रसूल अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि फ़लाने इलाके का जो इलाका है उसको उलट दिया जाए, तो हज़रत जिब्रील इस्लाम ने, अगर से ये बात जानते हैं कि ये कससुल अंबिया का किस्सा है, ये बात किसी फ़रिश्ते की जुर्रत नहीं हो सकती कि अल्लाह के सामने इस तरह के सवाल जवाब करे, लेकिन वो एक बात को बयान करने का तरीका वज़ा किया उन्होंने। हज़रत जिब्रील इस्लाम ने कहा कि साहब आपके यहाँ, आपका उस इलाके, जिस इलाके में आप हुक्म दे रहे हैं, वहाँ पर आपका एक बरगज़ीदा बंदा भी रहता है जो आप दिन रात आपकी इबादत करता है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि उस सबसे पहले उसको आप उल्टा करें, इसलिए कि हमें उसकी इबादत की ज़रूरत नहीं है। जो इंसानियत पे जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा रहे। तो आप जो अमेरिका के जो लोग हैं, वहाँ पर जो लोग अपने आप को बहुत शरीफ कहते हैं, जो बाइडन समेत, जो बाइडन के हाथ भी खून में रंगे हुए हैं, डेमोक्रेट के हाथ खून में रंगे हुए हैं सारे के सारे, और इनका जो सारा का सारा पेंटागन है वो उसके हाथ खून में रंगे हुए हैं। तो वो दुनिया भर के अंदर आप जब देख लीजिए कि आपने हिरोशिमा नागासाकी पे क्या किया, आपने वियतनाम में क्या किया, आपने अफ़गानिस्तान में क्या किया, आपने इराक़ में क्या किया, आपने शाम में क्या किया, आपने लीबिया में क्या किया, आपने स्पेन में क्या किया, आपने हर जगह पर तबाही बर्बादी इंसानों के ख़िलाफ़ की। आप इंसान ही नहीं, दरिंदे हैं आप। नहीं, जो बात कही थी आपने जापानियों के बारे में एक ज़माने में कि जापानियों को जब आपने मारा है तो उस वक्त कहते थे कि ये इंसान नहीं है, दरिंदे हैं। तो आप उससे भी बड़े दरिंदे हैं। दुनिया के जो सबसे बड़े दरिंदे हैं इस वक्त अमेरिका के लोग, अमेरिका के हुक्मरान हैं और पेंटागन है। अमेरिका के लोग बेचारे सादा लोग हैं, लेकिन सादा लोग भी अपने हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं होते, तो अब आपस में लड़के मरेंगे। और ये लड़ाई बहुत ज़रूरी हो गई है कि वहाँ पर जो लड़ाई हो। अब उसमें ये तारीख़ के अंदर, अमेरिका के अंदर ये पहली दफ़ा ये बगावत जो होती जब ओबामा आया था, ओबामा हुसैन, याद रखें उसका नाम था। जब उससे हल्फ लिया गया तो उसको कहा गया कि सदर ओबामा, जो उसका नाम, उसके वालिद का नाम था, उसने अपनी जब हल्फ लिया तो अब कहा कि नहीं, जब हल्फ लेते वक्त कहा कि मैं ओबामा हुसैन ये हल्फ लेता हूँ कि मैं वफादार रहूँगा। तो उस वक्त 20 अमरीकी रियासतों ने, जो सफ़ेद फार्म थी, उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया और कहा कि हम अलग होना चाहते हैं। तो वहाँ का जो कानून के तहत में अगर कोई रियासत अलग होना चाहती है तो उसको रोक नहीं सकते। तो इस वक्त जो हमारे यहाँ 18वीं तरमीम पैदा की है, ये सूरत हाल पाकिस्तान में भी लागू करना चाहते हैं। ये 4 सूबों को इस तरह की आज़ादी देते हैं जब चाहे आज़ाद हो जाएँ। और हमने एक ज़माने में ये बात आपसे कही थी कि ये सिंध के अंदर जो इन्होंने ये जो बहरिया टाउन बनाया है, ये दारुल हुकूमत के तौर पर बनाया है ज़रदारी साहब ने। और याद रखना चाहिए कि इसको रोकना चाहिए। ये ज़रदारी जो है ये हुक्मरानी के लायक नहीं है। सिंध की जो लोगों की तहफ़्फ़ुज़ की, सिंध के लोगों की हकूक़ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। हम आपकी हिफाजत करेंगे। सिंधी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, पठान हो, बिहारी हो, बंगाली हो, इवन बर्मी हो, हम उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं कि हम आपकी हिफाजत करेंगे हर चीज़ की। तो अब सवाल ये है कि अब जो इस तरह की बगावत हुई है, इस तरह की बगावत आप और भी कई होगी और ये एक बड़ी मुसीबत का शिकार है। इसके बाद जैन साहब आप दूसरे मौजू पे आ जाइए। अब थोड़ा सा इसको वाइंड अप कर लें कि ये इनके जो अमरीकी सदर ट्रम्प की जो पॉलिसी है, इससे पहले जो 2-3 वाक़यात हुए, नहीं, मैंने आपसे ये बात पहले कई दफ़ा ये बात कही है जी, और वो ये बात ये कही है कि ये जो ट्रम्प हैं ये इसलिए लाए गए थे ताकि उन 20 रियासतों को जिन्होंने बगावत की थी उनको खुश किया जा सके जी। अब ये आदमी कहता ये है कि मैं आ गया हूँ तो मैं अगर हार भी गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो मैं किसी दूसरे आदमी को आने नहीं दूंगा ही नहीं। हालांकि वो जो बाइडन भी जो है वो कोई कम यानी ख़राब आदमी नहीं है, कम खूनी नहीं है वो भी खूनी है। उनके हाथ खून में रंगे हुए हैं जो डेमोक्रेट के जो हैं, जिन्होंने जो कुछ भी किया इन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर। तो अल्लाह का निज़ाम जो है कि वो उसकी लाठी जो है बेआवाज़ होती है, वो तुम्हारे अंदर खून खराबा कराएगा जो तुमने खून खराबा किया। जो भी मुल्क ये समझता है, और ये मोदी को भी ये इंतबा है, जो तुम समझते हो कि तुमने मुसलमानों को मारा तुम बच जाओगे, तुम्हारा एक आदमी नहीं बचेगा।
मैं जी। तुम्हें ये बात आज लिख के दे रहा हूँ। तुम्हारी वो पिटाई इस वक्त हुई है, तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई है दुनिया भर के अंदर, लद्दाख के अंदर चीनियों ने आगे तुम्हें इतना बुरा मारा है कि तुम याद करोगे, सारी तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। और तुम्हारे 1 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके पे कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं जी और अभी और आगे आगे बढ़ना चाहते हैं। आप आगे बढ़ो, वो तुम्हें कूट के रख देंगे। अच्छा, हमारा ये मसला था कि हम ये कहते थे कि भाई आपको अल्लाह ताला से मुआहदा करना चाहिए और अभी जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह करना चाहिए। आप में हमारी जो फ़ौज है उसमें उसने ये पॉलिसी वजह की, जिसको चीनियों ने ये कहा कि साहब आप नहीं करें, इसलिए कि आपको नुकसान हो जाएगा, जंग में बहरहाल नुकसान होता है जंग में, तो आप हम हमें मौका दें, हम आपको लद्दाख में आकर हम कब्ज़ा कर लेंगे। ये प्लान इनका पहले बन गया था। जी तो कश्मीर में फिर हमने नहीं किया। अब हम जिसमें इमरान खान ने एक और बात अच्छी की है जो को हमें पसंद है, अल्लाह करे कि उसमें ये जज्बे हों कि उसने कहा कि हमें आलमी ताकत बनना चाहिए। ये बात मैंने जैन साहब 1988 में मजमून एक लिखा था कि पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनना चाहिए, या आज जिसने कहा कि हम ग्रेट पावर बनना चाहते हैं, इमरान खान परसों कहा है। जी तो अब अगर इमरान खान की ये राय है तो हम इस लिहाज से हम बदल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि उसने 2 बातों पर, एक तो रसूल की हुर्मत पे जो बात की है उसके हम उसके बाद में हम अगर हम ये धोखा दे रहा है तो फिर अल्लाह ताला इसको सज़ा देगा। अदरवाइज़ वो सही, अगर वो सही कह रहा है तो हम उसके साथ हैं। नंबर 2, उसने जो है इसराइल के मामले में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसके हम साथ हैं। नंबर 3, जो करप्शन के ख़िलाफ़ बात कर रहा है हम उसके साथ हैं। जो नवाज शरीफ साहब ने जो करप्शन की है उसका जो हमने आपको सारा किस्सा बयान कर दिया कि वो 125 बिलियन रुपए का वादा करके गया था, 21 दिए, बाद में देना नहीं चाहता। उसके अब मैं कहता हूँ जाती उम्रा पे कब्ज़ा कर लो, हर जगह पर जहाँ पे ज़रूरत है कर लो। उसने ये ठीक किया आपने कि उसका जो ज़मानती था शहबाज शरीफ, उसको आपने गिरफ्तार करके डाल दिया है ताकि उसका जो है आपने वो भी बंद कर दिया। अब उसके साथ में नवाज शरीफ साहब के साथ में ये इस मौजू पे आते हैं। अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जी चलिए। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद दोबारा आते हैं।